आखिर किसका नाम सुनकर मोदी का विदेश में चेहरा उतर गया? उनको अपनी नजर फेरनी पड़ी। वो नाम सुनकर मोदी को कैसा लगा होगा? और इंडोनेशिया में पहुंचकर प्रधानमंत्री जो ज्ञान दे रहे थे, देश में आते ही उसको भूल जाते हैं क्या? दोस्तों, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब भी देश पे कोई ज्वलंत मुद्दा उठ रहा हो, मोदी का विदेश जाना एक बहुत लाजमी सी बात है। लेकिन इस बीच कुछ वीडियोस हैं प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे को लेकर। अगर ये वीडियोस अंधभक्त देखेंगे तो उनकी टांगे भी कांपेंगी, उनका दिल भी टूटेगा और बहुत जोर से उनको बुरा लगेगा, बहुत ही जोर से। क्योंकि प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में जो बातें बोलकर आए हैं वो किसी भी हाल में जो बीजेपी का एक्चुअली में वैचारिक स्टैंड है उससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, 2-3 अलग अलग वीडियोस हैं, वैसे तो फोटोज भी हैं। मैं इस एक वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको इंक्लूड करके बताने वाली हूं ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। सबसे पहले तो ये वाला फ्रेम देखिए। वैसे इस तरह का फ्रेम मोदी की वीडियोस में कम ही होता है, लेकिन पता नहीं कैमरामैन ने गलती कर दी क्या कि मोदी के विदेश दौरे में ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री के इधर और इधर, राइट और लेफ्ट दोनों जगह टेलीप्रॉम्प्टर होता है। अच्छा, गजब की बात यह है कि प्रधानमंत्री के ही टेलीप्रॉम्प्टर है। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो भी बाहर बगल में खड़े हुए हैं, पीएम के बगल में ही खड़े हुए हैं और जॉइंट स्टेटमेंट हो रही है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पीएम मोदी के ही सामने है। तो बहुत सारे लोग इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि मोदी जी जहां भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में, टीपी उनके हमेशा साथ रहता है, टेलीप्रॉम्प्टर। लेकिन ये वो बात नहीं है जिससे अंधभक्तों का दिल टूटेगा। अंधभक्त तो जानते ही हैं हमारे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ ज्यादा सहज हैं। चुनावी रैलियों में भी विपक्ष को निशाने पर लेना होता है तो उसमें टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ये बात ज्यादा है जिसको सुनकर अंधभक्तों का एकदम दिल टूट जाएगा। दोस्तों, फिलिस्तीन को लेकर, पैलेस्टीन को लेकर एक बहुत ही सख्त रुख रहा है अंधभक्तों का, कट्टर मोदी समर्थकों का, बीजेपी सपोर्टर्स का। लेकिन ये भारत सरकार का स्टैंड नहीं है। भारत सरकार ने जब भी फिलिस्तीन की बात आती है हमेशा और हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है और फिलिस्तीन को बाकायदा दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में जाकर भी यही बात दोहराई कि भारत जो है वो फिलिस्तीन के इशू पर 2 स्टेट सोल्यूशन और एक लंबे दर्जे के पीस को सपोर्ट करता है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। अब सोचिए दोस्तों कि हिपोक्रेसी की भी क्या गजब की सीमा है। बीजेपी के कट्टर समर्थक फिलिस्तीन को दरकिनार करते हैं, पैलेस्टीन के अस्तित्व को ही नकारते हैं, जैसे इजराइल नकारता है क्योंकि इजराइल से बहुत प्रभावित है ना। लेकिन भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड जो विदेश में जाकर मोदी बोलकर आते हैं, बताइए कितना फर्क है इसमें। हालांकि फर्क एक और चीज में आ गया, मोदी जी के चेहरे की रौनक पर। हुआ क्या दोस्तों कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट हो रहा था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे, इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और दोनों देशों के साझा संबंधों पर बात कर रहे थे, तब अचानक एक जिक्र आ गया। जिक्र एक ऐसे नाम का जिसके बारे में प्रधानमंत्री किसी भी हाल में सुनना नहीं चाहते होंगे, कम से कम उनके विदेश दौरों में तो नहीं, और वो नाम है नेहरू का। Tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो शेयर किया है कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया चिनेत ने, कहते हुए कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। पंडित नेहरू का नाम तो ऐसे ही हर जगह सुनना पड़ेगा मोदी जी। अब दोस्तों, पंडित नेहरू के बारे में कितना कुछ बोला जाता है, बोला जाता रहा है पिछले 12 साल, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जो मोदी जी हमेशा हर देश में जब भी यात्रा में जाते होंगे फेस करते होंगे। गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने ही पड़ते हैं और पंडित नेहरू का जिक्र कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अच्छा, जिस देश से भारत के बहुत पुराने संबंध है ना, मतलब दशकों सदियों पुराने, उसमें तो पक्का होता है पंडित नेहरू का। दोस्तों, जिक्र एक और हुआ जिसके बारे में बात होनी चाहिए। वैसे हमारे देश के मुसलमान भी शायद कभी जानते होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का वो मुल्क जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान है, तो आप हो सकता है सऊदी अरब कहें, या बहुत सारे लोग किसी खाड़ी के मुल्क का नाम लें। सबसे ज़्यादा वो देश जिसमें मुसलमान है दोस्तों, वो इंडोनेशिया है। और दूसरे नंबर का देश जहां सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी, वो भारत है। और दोस्तों, जब पीएम इंडोनेशिया गए तो वो कैसे याद दिला रहे थे इंडोनेशिया के लोगों के बीच कि गुजराती जो हैं, गुजरात के लोग जो हैं वो इस्लाम लेकर इंडोनेशिया पहुंचे, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या, इंडोनेशिया का जो बहुत पुराना इतिहास रहा है ना, वो हिंदुइज्म के साथ है।
हिंदू धर्म के साथ है। दोस्तों इंडोनेशिया के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी में, पहली शताब्दी में ट्रेड के रास्ते, क्योंकि उस वक्त भारत से बहुत बड़े लेवल पर व्यापार हो रहा था पूरी दुनिया में, तो व्यापार के जरिए इंडोनेशिया में हिंदुइज्म पहुंचा, मतलब जो सनातन सभ्यता है, हिंदू धर्म वहां तक पहुंचा। आज भी अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, वहां आपको रामलीला होते हुए दिखाई देगी, वहां मंदिर हैं और वहां की रामलीला हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है, वहां की वेशभूषा अलग है। दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब खुद भी वहां के बहुत पुराने, बहुत ही बड़े मंदिर में, हालांकि बाद में जब वहां इस्लाम आया तो अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब इस्लामी लोगों का मुल्क बन गया है, लेकिन वहाँ आज तक जो भी मंदिर हैं पुराने और जो भी संस्कृति है हिंदुइज्म से जुड़ी हुई, वहाँ के लोगों ने उसको आत्मसात किया है, बर्बाद नहीं किया है। जैसे आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो वहाँ जितने भी पुराने मंदिर थे या जितने भी पुराने ढांचे थे, सबको खत्म कर दिया गया, मतलब उनके निशान तक मिटा दिए गए। ऐसा इंडोनेशिया में नहीं है, इंडोनेशिया के लोग उसको बहुत चेरिश करते हैं। और यही बात पीएम बता रहे थे कि मतलब गुजराती जो हैं वो इस्लाम लेकर यहाँ पहुंचे। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानम जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है ये कहना कठिन हो जाता है, लेकिन ये बात तो तय है, मसाला और बुम्बू दोनों हमारे जीवन में फ्लेवर लाते हैं। साथियों, भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात, ये मेरा गृह राज्य है। कहा जाता है कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। दोस्तों इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया में भारत की फिल्में बड़ी फेमस हैं। ये गाना है ना, कुछ कुछ होता है, ये गाना वहाँ बहुत फेमस है और बाकायदा मोदी ने वहाँ जिक्र भी किया कि ये गाना वहाँ बहुत फेमस है। अच्छा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी बोल चुके हैं कि हमारा जो डीएनए है वो एक है, और ये डीएनए पर बड़ी बात होती है। बस मेरे मन में यही बात आती है कि जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी मुल्क जाते हैं जहाँ पर मुस्लिम लोगों की आबादी इतनी ज्यादा है, तो वो उस देश से अपने संबंध याद दिलाते हैं। खाड़ी मुल्कों में देखिए मोदी को कितना सम्मान मिलता है। लगभग जितने भी खाड़ी मुल्क हैं उनमें बहुतायत मुल्कों में तो पीएम को सर्वोच्च सम्मान मिल गया। इंडोनेशिया में भी मिला है अवार्ड, तो यहाँ भी मिला है। अब तो आपको पता ही है, मोदी जी को हर देश में जहाँ भी जाते हैं अवार्ड तो मिलता ही है। बट पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट ये है कि जब प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ के लोग हमारे और उनके डीएनए की बात करते हैं, मोदी अपने पुराने भारत और उस देश के पुराने संबंधों पर बात करते हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से, इस्लाम से, खाड़ी मुल्कों से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर ये अपने देश में हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? जब डीएनए एक ही है, तो जब भाई भाई ही है तो फिर दिक्कत क्या है? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि पूरी दुनिया में खास तौर पर मुस्लिम मुल्कों में पीएम जाते हैं तो वो कितने मतलब आत्मीयता से वहाँ पर मस्जिद में भी जाते हैं और वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते हैं। इंडोनेशिया में देखिए वो बाकायदा याद दिला रहे हैं कि गुजरात से लोग यहाँ आए और यहाँ इस्लाम लेकर आए। लेकिन यहाँ हमारे देश में जहाँ दूसरी सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों को लेकर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री ने ही घुसपैठिया बोला था ना लोकसभा चुनाव में भी और बंगाल चुनाव में भी। क्यों भाई? हमारे देश के मुसलमान घुसपैठिए हैं, है ना? और जो दूसरे मुसलमान हैं उनके साथ बड़ा डीएनए वाला संबंध निकल जाता है, आत्मीय संबंध निकल जाता है,
पुराना संबंध, दशकों सदियों पुराना संबंध निकल जाता है। बात ऐसी है दोस्तों कि हमारे देश में जो इस्लाम को लेकर अब अजीबोगरीब नजरों से उसको देखा जाता है, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरुआत में जो वो आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता, वो लूटने के लिए आए, लेकिन ये बात भी सही है कि उसके बाद जो यहाँ रहे वो यहीं बसे, यहीं उन्होंने शादियां की, यहीं उनके बच्चे हुए और उसके बाद यहीं उनकी कब्रें हैं। उन कब्रों में जाने का टिकट भी लगता है। आप पूरे विदेश के जितने भी लोग आते हैं उन कब्रों में जाने के पैसे देते हैं। तो वो जो मुगल है ना, जिनको एक हिकारत की नजरों से देखा जाता है, आक्रमणकर्ताओं की नजर से देखा जाता है, उन मुगलों ने यहीं बसकर इस जमीन को बेहतर बनाया और उसमें अपना योगदान भी दिया। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि उनमें बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे राजा, बहुत सारे सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, जिन्होंने जजिया भी लगाया, जिन्होंने बड़े लेवल पर जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया। लेकिन ये बात भी सच है कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की सामाजिक ताने बाने से। क्योंकि अगर ऐसा होता, प्रैक्टिकल बात है, इतने लंबे वक्त तक मुगल रहे, इतने लंबे वक्त तक उसके बाद आप सोचिए अंग्रेज भी रहे, मुगल तो अंग्रेजों से भी ज्यादा रहे, उसके बावजूद भी इस देश में आज भी 95% आबादी हिंदुओं की ही है ना। तो फिर मुसलमानों को इतनी हिकारत से क्यों देखा जाता है, उनको इतना अपमानित क्यों किया जाता है, जब विदेश में आप उन्हीं संबंधों को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों विदेश में पीएम मोदी के सामने नेहरू का जिक्र और विदेश में प्रधानमंत्री का उन देशों से भारत के पुराने संबंधों को याद दिलाना आपको कैसा लगता है? और जब ये सब होता है तो आपको महसूस कैसा होता है भारत की राजनीति को जब इससे आप जोड़ते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।